तो आज हम करेंगे एक और नया चैप्टर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ने से पहले मैं आपको इसका पिछला जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है। देखिए, जब दो ध्रुव थे दुनिया में, यानी कि शीत युद्ध के दौरान, तो विघटित हो गया, तो एक महाशक्ति बचा। तो एक महाशक्ति का दौर स्टार्ट हुआ, यानी कि अमेरिका का। तो अमेरिका ताकतवर है, तो और भी जो देश है वो ताकतवर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में कई कंट्रीज़, कई संगठन ऐसे आए हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। और ये जो पावरफुल कंट्रीज़ या संगठन हैं, कुछ कंट्रीज़ के जो ग्रुप हैं, वो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के पावर के सामने एक वो भी दूसरा अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स बन सकते हैं ऑफ पावर, है ना। तो इसको हम कहते हैं, यानी कि ये जो हेगेमनी है, हेगेमनी को चुनौती देने के लिए दूसरा हेगेमनी बनने वाला कंट्रीज़ भी सामने आ रहा है। चाइना है, रूस है, ये उसको चुनौती दे रहे हैं। और उनके जो सैन्य व्यय है, उनका जो आर्थिक विकास, उनका जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, वो बहुत तेज़ी से हुआ है और देखने में भी आ रहा है। तो इसी को कहा गया है कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी शक्ति के जो सेंटर्स हैं वो बदल रहे हैं और बहुत सारे हो गए हैं। तो अमेरिका के अलावा और कौन कौन से वैकल्पिक केंद्र हो सकते हैं, उसकी बात की गई है इस चैप्टर में, कि अमेरिका के अलावा कौन कौन से ताकतवर संगठन या देश उभर रहे हैं दुनिया में, उन्हीं की चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। तो इसके अलावा कुछ नहीं है, उनकी विशेषता है, उनके फीचर्स हैं, कौन कौन से संगठन हैं, कौन से कंट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें इस चैप्टर में चर्चा होंगी। अब इस चैप्टर में जो जो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले EU, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, हिंदी में यूरोपीय संघ, ये क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ शीत युद्ध के दौरान सभी समुदायों में अधिक प्रभावशाली समुदाय था। इसे यूरोपीय सामान्य बाजार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें हैं जो एक दूसरे से ही व्यापार करते हैं, जिसमें है फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग शामिल थे उस टाइम शीत युद्ध के दौरान। इस संगठन का निर्माण यूरोपीय कोयला, स्टील समुदाय और प्रेरणा के लिए हुआ था। और इस समुदाय में सबसे 5 वर्षों में ना इस्पात के उत्पादन में 50% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। अब यूरोपीय आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्यों ने क्या किया, आपस में सभी प्रकार के सीमा कर जो हैं, कोटा प्रणाली जो है वो समाप्त करके, और क्या किया, व्यापार खुली स्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया कि आप बेचो, जितना बेचना बेचो, जितना खरीदना खरीदो, नो टैक्स। अब हुआ क्या, 1961 में यूरोपीय संघ एक सफल संगठन बन गया। इस तरह से वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब इसकी सफलता को देखते हुए 1973 में 1973 में ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया, और इस संगठन की जो महत्व है और जो मजबूती है और भी बढ़ गई। ओके, अब इसमें क्वेश्चन एक और भी आता है EU से, कि EU का जो झंडा है, ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा, इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता ये है कि सोने के रंग के 7 सितारे जो है उनका घेरा है,
इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, सितारे बने हुए हैं। तो इस तरह का घेरा है, 7 सोने के रंग के सितारों का घेरा। और यूरोप जो क्या बताता है, जो शो करता है कि एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पिक्चर देता है और पूछता है कि बताइए क्या है। तो एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें सितारे हैं 12, जो कि संस्थापक देश को शो करता है। इसमें जो सितारे हैं 12 हैं, ठीक है। तो 12 सितारे इसके अंदर हैं, जो 12 की संख्या को वहाँ के पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक माना जाता है। अब एक और क्वेश्चन ये है कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना ये थी, शीत युद्ध के बाद बहुत सारी कंट्रीज थी जो बहुत ही युद्ध के बाद कहें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टूट चुकी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो गई थी। तो मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम था मार्शल। तो मार्शल ने एक योजना बनाई, इसी वजह से मार्शल योजना कहते हैं। वो योजना क्या थी? तो मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध इस योजना में ये बताया गया था कि यूरोपीय देशों की जो आर्थिक स्थिति है युद्ध से पूर्व जो थी, यानी कि अच्छी थी, उस स्तर पे आ गई इस मदद से। इसके तहत उनको आर्थिक मदद की गई, पैसे दिए गए, कुछ हेल्प किए गए, संसाधन जुटाए गए। तो आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो इस मार्शल योजना के तहत ये जो पश्चिमी देश हैं उनका डेवलपमेंट और तेज़ी से हुआ, और इस वजह से धीरे धीरे ये यूरोपीय संघ बना। अब आसियान के बारे में बताऊंगा, इससे पहले बता दूं आसियान के झंडे का भी क्वेश्चन आता है। तो आसियान के जो प्रतीक हैं उस चिन्ह में धान की 10 बालियाँ हैं। इस तरह से आसियान का झंडा इस तरह से कुछ है, ओके। तो ये धान की 10 बालियाँ हैं जो आपस में मित्रता, दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं संस्थापक देश, उनको इंगित करता है। और वृत्त जो है, इस तरह से वृत्त बना हुआ है, वो बताता है कि आसियान में एकता है, यूनिटी है, यूनिटी इन आसियान। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है इसमें कि यूरोपीय संघ ने, आसियान देशों के संगठन ने, यूरोपीय संघ मिस्टेक हो गया, मैं आसियान की बात कर रहा हूँ। तो आसियान ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए 2003 में? तो बहुत तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों ने के समूह आसियान ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा था। उन्होंने अपने उद्देश्यों को देखते हुए आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। उन्होंने आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों, आर्थिक समुदाय, सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कि काफ़ी हद तक यूरोपीय संघ से मिलते जुलते थे। जिस तरह से यूरोपीय संघ ने अपना डेवलपमेंट किया, उसी तरह से आसियान भी अग्रसर हुआ। अब ईईसी की बात कर लेते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ये क्या था? यूरोपीय संघ, जैसे कि बताया था मार्शल योजना से पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इससे ये जो पश्चिमी देश थे उनकी हालत बड़ी बदतर हो गई। तो यूरोपीय सामान्य बाजार बनाया गया। ये जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय वही वाली प्रोसेस है जिसके तहत यूरोपीय संघ बना। कि जब मार्शल योजना मिली के तहत उनको हेल्प हुआ, तो उन्होंने अपने आप को एक आर्थिक समुदाय के रूप में
संगठित कर लिया और एक यूनियन बना लिया, संगठन बना लिया, जिसको कि यूरोपियन संघ के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो काम हुआ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तहत हुआ। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण एशियाई एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, दक्षिण एशियाई, ये दक्षिण पूर्वी देशों का एक संगठन है जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल संगठन के रूप में जाना जाता है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। 10 देश टोटल हैं जो इसमें शामिल हैं। और सार्क की बात करें तो सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये एक ऐसा संघ है, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका गठन 1985 में ढाका में हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव 7 देश सम्मिलित है। चीन इसमें नहीं है क्योंकि वो अपने आप को दक्षिण एशिया का देश नहीं मानता। तो सार्क की स्थापना से बहुत ही सामाजिक प्रगति हुई, सांस्कृतिक उन्नति हुई, सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला और लोगों का कल्याण और आजीविका के स्तर को भी सुधार में बढ़ोतरी हुई। और सार्क के संगठन सभी 7 देशों की जो आपसी समस्या है वो पारंपरिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का एक माध्यम मिल पाया इस सार्क के तहत। अब ये आसियान शैली क्या है? आसियान शैली बहुत पूछा जाता है। आसियान शैली जो आसियान संगठन में जो सदस्य देश हैं उन सदस्यों की जो अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का जो तरीका है उसी को कहते हैं आसियान शैली, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल शैली है। इसके तहत वो बहुत ही अच्छा काम कर पा रहे हैं। अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का तरीका स्वरूप आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। सार्क को हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत चीन सीमा की बात करें तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद वहाँ दमन शुरू कर दिया था, और जिसमें दलाई लामा वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे 1959 में 1959 ईस्वी में भारत में शरण ली। हिमाचल प्रदेश में उनका अभी भी है शरणार्थी शिविर। 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। 1962 में 1962 एकमात्र ऐसा युद्ध रहा है जिसमें भारत को शिकस्त मिली है, वो भी धोखे से। भारत को हार मिली है वो भी दगाबाजी, वो भी पीठ में छुरा घोंप कर। जो हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहे उसका फ़ायदा उठाकर चीन ने ये हमला किया था और इसी में हमको हार मिली है। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध के बाद चीन ने एक बड़े भूभाग पर भारत में कब्जा कर लिया। भारत चीन संबंध बिगड़ गए। 19 दिसंबर 1962 ईस्वी को कोलंबो प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया। कोलंबो में एक प्रस्ताव आया जिसको चीन ने ठुकरा दिया कि भारत से मतलब नहीं करना, हमें ये संबंध नहीं बनाने, हमें सहमति नहीं बनानी। 19 नवंबर 1962 ईस्वी को भारत चीन समझौता फिर से हुआ। कोई भी पक्ष अपनी सैनिक क्षमता का इस्तेमाल दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो सेनाएं हैं और हथियार कम करने का निर्णय लिया गया। तो ये संबंध रहे हैं चीन से, और हाल ही में सुधार आया था, धीरे धीरे फिर सुधार आया। और राजीव गांधी जब आए तो उस टाइम सुधार आया, चीन
संबंध, भारत चीन संबंध में ऐसे ही कई बार बदलाव आए, व्यापार बढ़े फिर बिगड़े। तो भारत चीन सीमा का जो विवाद है ये अक्साई चीन है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। भारत मैकमोहन रेखा जो है उसको चीन नहीं मानता, तो ये सीमा विवाद है। चीन भारत के जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर अक्साई चीन पर वो अपना दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके में भी करता है, और यही संबंध बिगाड़ते हैं भारत चीन के संबंध को। भारत चीन संबंध में आपको पूरा बताना है कि कब से कब। आप बताइए कि ब्रिटिश शासन के उपरांत भारत चीन संबंध कैसे रहे, फिर भारत चीन युद्ध जब हुआ उसके बाद कैसे रहे, उसके बाद भारत चीन संबंध राजीव गांधी के काम में, राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला, और इसके बाद दोनों देशों का जो टकराव जो है टालने पर सीमा पर शांति और यथास्थिति बनी रही। दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहे, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में सहयोग रहा, 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए गए राजीव गांधी के समय में। भारत चीन संबंध शीत युद्ध के बाद क्या हुए, खुद को विश्व राजनीतिक में उभरते हुए शक्ति मानते हैं दोनों ही, चीन और भारत। एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। तो दोनों ही देशों के शीत युद्ध के बाद देशों में बदलाव आए हैं दोनों देशों में, और भारत चीन के आर्थिक संबंध 30% दर से बढ़ रहा था 1999 से। भारत चीन व्यापार 30% से, और 1992 में 33 करोड़ से 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। 1992 में 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, और 2006 में बढ़कर यह 18 अरब डॉलर हो चुका है। तो विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला, इनमें विभेद हो सकता है, होता रहा है। भारत चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के संबंध में एक ऐसी नीतियाँ अपनाई है कि सहयोग करने के लिए कई देश राजी हुए हैं। ऊर्जा, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला, तो ये ऐसा मसला है जिस पे दोनों ही देश शामिल हुए इंटरनेशनल लेवल पे। और आप करंट के भी लिख सकते हैं कुछ, जो चीन और भारत में जो स्थिति हो, वो संबंध जो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय के टाइम में, तो ऐसा कुछ संबंध बिगड़ता है, बनता है, तो वो भी लिख सकते हैं। चीन और भारत के बीच एक और मसला है कि भारत चीन ने जो पाकिस्तान ने जो कब्ज़ा किया है कश्मीर के कुछ भाग पे, तो चीन ने उस भाग पर कब्ज़ा कर लिया है। मतलब पाकिस्तान से के साथ संधि करके कश्मीर का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया और वहाँ पे सड़कें बनवाई है, और हथियार कश्मीर को कश्मीर में हमला करवाने के लिए हथियार वगैरह पाकिस्तान को देता रहता है चीन, और परमाणु परीक्षणों का विरोध करता रहा है हमेशा से चीन। लद्दाख में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में नेफा, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे चीन अपनी दावेदारी करता रहा, जिस पे भारत और चीन के बीच हमेशा से विवाद बनते रहे हैं। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्रीय संगठन है अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों को भुला देंगे, और साथ ही साथ जो कमज़ोरियाँ और कठिनाइयाँ क्षेत्रीय मामले में, तो देश के सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे परस्पर सहयोग से स्थानीय स्तर पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि कोई महाशक्ति या कोई और कंट्री उसमें हस्तक्षेप ना करे। क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य यह भी है कि क्षेत्रीय संगठनों के राष्ट्रीय सदस्य अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करें। वे चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्रों में देशों की जो अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समूह बनाने की दिशा में कार्य करें।
जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्रुप। तो इस तरह से जहाँ एक बहुत सारी कंट्रीज़ पावरफुल हो रही हैं, तो ऐसे में कमज़ोर देशों के लिए यह ही एक तरीका है कि वो बड़े संगठन में शामिल हो जाएं और अपना डेवलपमेंट उनके प्रभुत्व में रहकर करें। और यही बेटर है, क्योंकि अपने को किसी दूसरे कंट्री से बचाने के लिए, जो दुश्मन है उससे बचाने के लिए, अपने आप को बचाना और अपने देश को चलाने के लिए ये राष्ट्र प्रमुख को करना पड़ता है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो हैं बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो अमेरिका की जो महाशक्ति बनने की जो दावेदारी है वो भी कम होती जा रही है। इस तरह से ये चैप्टर लगभग समाप्त है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और नहीं तो, और बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दो, और अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं लगी। ऐसा थोड़ी है कि आप बस ऐसे ही बिना बोले कुछ कह दिए, नहीं। तो बोलिए और लिखिए, बताइए। थैंक यू सो मच।